विषय को बदलते हैं और एक आज बिग मार्केट वॉइस में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। हमारे साथ श्री ज्योतिवर्धन जयपुरिया, फाउंडर एंड एमडी वेलेंटिस एडवाइजर्स के मौजूद हैं। जयपुरिया साहब, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। वॉर जोन में आपसे मुलाकात और बात हो रही है और ये जंग इतनी लंबी चल चुकी है कि जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। कमोडिटीज पे इसका सिवियर इंपैक्ट पड़ रहा है, ऑल टाइम हाई पे कमोडिटीज मेटल्स ट्रेड करते हुए। रेट सेंसिटिव अगर आप देखें थोड़ा सा दिक्कत में है इस वक्त, स्पेशली बैंक्स। सर, आप इस मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, स्पेशली क्लोजर टू अर्निंग सीजन? आपको इस वक्त बाजार लग कैसा रहा है, कितना रिस्क है और कितना रिवॉर्ड? तो देखिए, हम लोग का अनुमान ये वॉर चालू होने के पहले भी वही था कि इस साल जरा रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, कंसोलिडेशन का ईयर है। क्योंकि पिछले 18 साल में देखे तो काफी ना तेजी आ गई थी मार्केट में, एक तरह से वैल्यूएशन महंगे हो गए थे। तो एक कंसोलिडेशन का जरूरी रहता है। हर एक बार जब मार्केट ऐसे एक छलांग देता है तो एक कंसोलिडेशन हो जाए तो अगले लेवल के लिए रेडी रहता है। तो ये वॉर ने ना थोड़ा एक्सक्यूज दे दिया, नहीं तो हम लोग का तो ज्यादा निशाना फेड पे था कि फेड के कारण मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन और करेक्ट होएगा, टाइम और प्राइस करेक्शन दोनों देखने को मिलेगा और वही फेज पे जा रहे। तो अगले पिछले 6 महीना से देखे तो मार्केट कहीं गया नहीं है, एक तरह से फ्लैटिश मार्केट रहा है और अगले 3-4 महीने भी है ना वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि एक तो वॉर है और दूसरा फेड का भी काफी महत्वपूर्ण कामयाबी रहेगा वहां पे। वॉर और फेड, ये दो सरदर्द हैं। वो एक तो वॉर जो है अनएक्सपेक्टेडली दूसरे महीने में पहुंच चुका है, 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। सरप्राइजेस वहां से स्प्रिंग अप होते हुए, पहले तो कोई मान नहीं रहा था इस डेवलप्ड स्पेस में कोई ऐसा करेगा किसी और पे, और हुआ तो इतना लंबा खींचेगा, तो वो अनसर्टेनिटी लिंगर करती हुआ। दूसरा फेड, ज्योति सर, ये फेड का अब पहले तो वो था कि भाई आने वाली 6 बैठकों में हर बार 25 का ट्रेडिशनल हाइक मिलेगा। अब नॉइस ज्यादा हो रही है, 25 की जगह शायद एक बड़ा हाइक, 25 नहीं 50 बेसिस पॉइंट्स की शायद मई में तैयारी। आप लोग भी अब पेंसिल इन कर रहे हो, और क्या हमारे शेयर बाजार ने वो 50 बेसिस पॉइंट्स हाइक डाइजेस्ट करी है? अभी नहीं, अभी हम 25 ही डाइजेस्ट करके बैठे। अभी थोड़ा मार्केट को आशंका हो रहा है कि 50 हो सकता है। तो मेरा मानना है कि ये 25 और 50 है ना शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में इंपॉर्टेंट हो सकता है, पर ऐसे ओवरऑल डायरेक्शन में इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है। अपने देखे तो यदि 2004 से 2007 में 17 बार फेड ने हाइक किया, मतलब 25-25 बेसिस पॉइंट हर मीटिंग में कर रहे थे, और उसी दौरान मार्केट 50 से 100% ऊपर था। भारत में करीब 100% ऊपर था, यूएस में करीब 50% ऊपर था। तो यदि फेड हाइक करता है और इकोनॉमी को उन लोग स्टॉल नहीं करता है तो फिर फेड हाइक अब्सॉर्ब हो जाता है मार्केट के लिए। पिछला 1 हाइक 2 हाइक में मार्केट थोड़ा नर्वस हो सकता है, पर उसके बाद यदि इकोनॉमी को है ना अफेक्ट नहीं करता है तो चल जाता है। तो अभी फेड के लिए ज्यादा जो चैलेंज हो गया है वो है इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन वॉर के पहले ऊपर ज्यादा था, पर अब वॉर के कारण काफी हाई हो गया है और ये ना अर्निंग्स को इम्पैक्ट करने वाला है और शायद इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट कर सकता है। और ये चैलेंज हो गया है कि बैलेंसिंग कैसे करेगी, फेड हाइक करना ही पड़ेगा इस इन्फ्लेशन से। यदि अपने देखें तो यूएस में इन्फ्लेशन आज के दिन है ना 80s में जो था उस लेवल पर पहुंच गया है। उस टाइम जब इन्फ्लेशन है ना 5 से 7% था यूएस में, तभी फेड रेट्स 5-6% होता था। अभी फेड रेट वहां पे 25 से 50 बेसिस पॉइंट है खाली। तो अपने देखे तो इन्फ्लेशन तो एकदम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया, पर फेड रेट काफी नीचे है। तो इस हिसाब से फेड को काफी है ना हाइक करने का दरकार पड़ सकता है यदि इन्फ्लेशन नीचे नहीं आए तो। बिहाइंड द कर्व ज्यादातर सेंट्रल बैंकर्स के लिए यही कहा जाता है, पर यह बात सही है। आप ये ध्यान रखिए कि फेड जो गोल्स अचीव करना चाहता था वो गोल्स अचीव हुए इस स्टिमुलस के थ्रू, और ये जो तमाम स्टेप्स लिए गए थे। और इसका मतलब है कि दरअसल इकोनॉमी पटरी पे आ गई है, इसीलिए फेड अब हाइकिंग की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे भी देखना चाहिए इसको। नीजक रिएक्शंस हो सकते हैं लेकिन इवेंचुअली खबर अच्छी है। पर ज्योति सर, इसका एक और मतलब है इजी मनी का समय खत्म। ये हमारे यहां कब दरें बढ़ने वाली हैं? आप लोग क्या मान के चल रहे हो? आरबीआई कब एक्ट करेगा? तो पिछले आरबीआई पॉलिसी में वो तो काफी है ना डविश थे एक तरह से। थोड़ा हम लोग को भी है ना सरप्राइज हुआ कि वो इतने डविश है। पर भारत में भी इन्फ्लेशन आने वाला है। जो ऑयल का दाम, जो पेट्रोल डीजल का दाम जो नहीं बढ़ा था,
वो अपने देखे तो पिछले एक हफ्ता से बढ़ना चालू हो गया। इसका है ना इम्पैक्ट आने वाला है, अगले 1 या 2 महीने में इन्फ्लेशन पे आएगा। तो मेरा अनुमान है कि कहीं ना कहीं अगले क्वार्टर में आरबीआई को भी थोड़ा सा ना इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। सर, इस अर्निंग सीजन को स्टार्ट करेगा आईटी, और उससे पहले अगर आप देखें तो एक सब्सटेंशियल डिप आईटी में आ भी चुका है। ऑल्दो यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग है, और अगर आप देखें पूरी रेट हाइक की प्रक्रिया अगर आप देखें वो यही संकेत देती है कि यूएस इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है, एसएचजी के नंबर्स काफी स्ट्रांग थे। सर, आप इस सब्सटेंशियल डिप के बाद एक आईटी में बायर होंगे इन लेवल्स पे, एंड स्पेशली जहां पे सबसे ज्यादा प्राइस डैमेज हुआ है मिड कैप आईटी लास्ट 3 महीने में? तो अपने जब देखे मिड कैप आईटी को तो लास्ट 3 महीने में शेयर्स गिरे, पर यदि 1 साल का अपने उसमें परफॉर्मेंस देखे तो अभी भी काफी हाई है परफॉर्मेंस, मार्केट को काफी आउट परफॉर्म किया है। और उसका कारण था कि है ना वैल्यूएशंस जो एक लेवल पे थे वहां से काफी री रेटिंग हो गया, पूरे आईटी पैक का री रेटिंग हो गया, मिड कैप का ज्यादा री रेटिंग हुआ है। ये 2 एडवांटेज है आईटी के, तो इसलिए हम लोग इसको है ना थोड़ा खरीदते जा रहे हैं। एक तो है ना ये जो इन्फ्लेशन है उस एनवायरमेंट से उनको इतना दिक्कत नहीं है, दो है ना एट्रिशन काफी हाई है तो वेज प्रेशर रहेगा, पर है ना वो थोड़ा कम दिक्कत है क्योंकि उनके जो मेन मार्केट है यूएस, वहां पे इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। दूसरा है कि जो रुपी का हेज है, तो एक रुपी का हेज एक तरह से अपने को मिल जाता है, उसके अंदर नेचुरल हेज मिल जाता है, तो वो भी एक हेल्प करता है कि भाई इस एनवायरनमेंट में कहीं रुपी ज्यादा गिर गया, ऑयल प्राइस ज्यादा बढ़ गए तो एक तरह से अपने को हेज हो जाता है। तो इसीलिए आईटी एक तरह से फेवर में है अभी, पर वैल्यूएशंस इतने सस्ते नहीं है उसमें, तो हम लोग के लिए एक न्यूट्रलिश पोजीशन है, थोड़ा ऐड किया है हम लोग इन दिनों। ज्योति सर, आप और जिस स्पेस में आपकी बहुत तगड़ी पकड़ है और सब बहुत चर्चा करते हैं वो मिड कैप स्मॉल कैप्स, ज्योति सर क्या खरीद रहे हो? कुछ नया आइडेंटिफाई करा आप लोगों ने? तो मिड कैप में तो हम लोग का एक फंड ही है मिड कैप का जो काफी है ना अच्छा किया, पिछले 1 साल में बेस्ट परफॉर्मिंग फंड था एक तरह से मार्केट में। तो इस बार हम लोग क्या 2-3 चीज देख रहे हैं। एक तो हम लोग के पुराने फेवरेट्स रहे हैं सीमेंट और कैपिटल गुड्स, तो उसको ना जैसे डिप आ रहा है शेयर प्राइस में खरीद रहे हैं, पर उसमें एक चीज याद रखना पड़ेगा कि अगले 1-2 क्वार्टर में अर्निंग्स पे प्रेशर रहेगा क्योंकि उनका कॉस्ट पुश काफी आया है। दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं वो एक ओपनिंग अप प्ले की तरह से अपने देखे तो जैसे होटल्स हुआ और ये मल्टीप्लेक्सेस हुआ, ये सब में इन्फ्लेशन का प्रेशर थोड़ा कम है, वहां पे अभी है ना डिमांड बहुत स्ट्रांग हो गया है, तो वो एक सेक्टर है जो हम लोग है ना खरीद रहे हैं इस लेवल पे, और उधर है ना अच्छी उम्मीद लग रही है अगले 2 साल में। आईटी हो गया, मिड कैप हो गया, और साथ ही साथ अगर आप देखें मिड कैप पे आपने टिप्पणी करी, आईटी पे अगर आप देखें जो सर की टिप्पणी थी आपने सुनी। सर अच्छा ये बताइए कि निफ्टी मेटल इंडेक्स सर अपने ऑल टाइम हाई पर है, और जो आई थिंक जिस वॉर जोन में है आई थिंक उसको ये और पुश भी करेगा, लेकिन बतौर इन्वेस्टर सर अगर आप बहुत पैसा बना चुके हैं, बताऊं मैं इनफैक्ट निफ्टी जरा प्लीज मेटल लेके आइएगा। ये जर्नी शुरू हुई थी अक्टूबर 2020 में जब ये इंडेक्स करीब 25 रुपए था, आज 65 रुपए इंडेक्स खड़ा है। सर एक सीरियस इन्वेस्टर को जो कि एक बहुत सब्सटेंशियल पैसा बना चुका है, क्या अपने प्रॉफिट्स को पूरा या आधा कैश में कन्वर्ट कर लेना चाहिए? मेरा जवाब इसमें रहेगा हाँ, इसमें थोड़ा प्रॉफिट कन्वर्ट कर लेना चाहिए। और इसका ये तो रीजन ये है कि अपने कोई भी जो ग्लोबल कमोडिटीज है वो अपने ना जब एकदम पीक बूम रहता है तभी है ना थोड़ा हल्का करना चाहिए, जब लोग एकदम उस पे ना नेगेटिव रहता है उस टाइम लेके और है ना बूम में हल्का करना चाहिए। मार्जिन अभी काफी हाई है उसमें बिकॉज प्रोडक्ट प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पर अपने मेटल का है ना देखे तो रॉ मटेरियल प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, तो ये ना आयरन ओर बढ़ रहा है, कोकिंग कोल का प्राइस बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से मेटल के मार्जिन हो सकता है थोड़ा कम हो जावे, और ये एक तरह से पीक मार्जिन देखना चाहिए। 1 साल बाद 2 साल बाद ये मार्जिन इधर से घटेंगे, और जब ये घट जाएंगे तो शेयर प्राइस घटेंगे। ये फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि है ना किस टाइम घटेंगे, क्योंकि काफी फैक्टर्स प्ले करते हैं, पर 10 साल का पीरियड देखे तो ये समझ में आता है कि ये पीक मार्जिन है, और इधर से ना थोड़ा स्ट्रगल होएगा, तो एक तरह से अगले 2-3 महीना में ये थोड़ा है ना हल्का करना चाहिए पोजीशन मेटल्स में।
ज्योति सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। तो मिड कैप्स में वो पॉकेट जो सीमेंट है, कैपिटल गुड्स है, ध्यान रखें कुछ पेन हो सकता है 1-2 क्वार्टर्स पे, लेकिन ये वो बढ़िया पॉकेट्स हैं जो ज्योति सर और उनकी टीम एक्यूमुलेट कर रही है इस समय। ओपनिंग अप थीम में वो होटल्स, मल्टीप्लेक्सेस जो स्टॉक्स आपको रह रहे हैं कि अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, इसका मतलब उसके पीछे ज्योति सर रिस्पॉन्सिबल हैं। ये एक्यूमुलेशन कर रहे हैं और ये स्टॉक अच्छा उछाल दिखाते हुए, लेकिन ये वो पॉकेट्स है जो मेजरली आप रडार पर रखिएगा। ज्योति सर थैंक यू। और जाते जाते चतुर्मुदा साहब को स्क्रीन पे दिखाइए। चतुर्मुदा साहब, सॉरी थोड़ा डिले के साथ आपके पास वापस आ रहा हूं, लेकिन कमजोरी है 3/4% अब सेंसेक्स दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ, मार्केट ब्रेथ और वीक होती हुई। जाते थे कोई ट्रेड चतुर्मुदा साहब? ऐसे तो आशीष जी नहीं है, पर कैश कॉल में एक स्टॉक हमें काफी पसंद है। हमने आपके चैनल पे इसको पहले भी बहुत बार रिकमेंड किया, हिताची एनर्जी। और जैसे अभी ज्योति सर ने बात की, कैपिटल गुड्स स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे लगता है उसमें हिताची एनर्जी एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक हमें नजर आता है। स्टॉक मुझे लगता है 4,100 की तैयारी कर रहा है पोजिशनली, तो यहाँ पर पे एक पोजिशनल बेट के तौर पर हिताची एनर्जी पे लॉन्ग रिकमेंडेशन है। 3300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 4,100 रुपए तक के पोटेंशियल टारगेट्स हिताची एनर्जी में देखने को नजर आ सकते हैं। हिताची एनर्जी को रखिएगा रडार पे। ये वो स्टॉक है जो कैश मार्केट में चतुर्मुदा साहब इससे पहले भी मेंशन कर चुके चतुर्मुदा साहब, और चला भी बहुत सॉलिड था, मुझे याद है। इसको रखिएगा रडार पे। चलिए चतुर्मुदा साहब, आपका भी धन्यवाद। और इस नोट पर आज के 10 के दमदार ट्रेड्स में इतना ही। और सुमित इस समय स्टूडियोज में, हर टिक के साथ वीकनेस बढ़ रही है और पिछले हफ्ते की हाईलाइट थी 17,000 को डिफेंड कर पाए थे, उसी लेवल्स को फिर से चैलेंज करने जा रहे हैं। मैंने वेट करा था, अगर आपने बोला ना कि आज भी हम वही दे रहे हैं, नहीं, मैं ले ही नहीं रहा। कट्टी पे नहीं। मैं अभी बोलने वाला था कि आप ये सब छोड़ो, गोवा की तैयारी करो। चंदन ने भी एक ऑफर रखा है, गोवा में कौन जा रहा है ट्विटर पे। वो चंदन ने पूछा कि 2 ऐसी कंपनी, दो ऐसी कंपनी जो गोवा से रिलेटेड हो, जो आपको पसंद आ रही। हाँ, तो मैंने अपना और तुम्हारा नाम दे दिया। 2 कंपनी है चंदन जी, क्या बुरी है। तो अब तैयारी करते, शायद चंदन ऑफर कॉन्ट्रा में रख दे। खैर, अच्छा, मार्केट्स डे लो पर करीब 17,030 ये निफ्टी का मौजूदा स्तर है। 17,017 ये आज का लो है और उसी के आसपास कामकाज कर रहा है। बेसिकली ये जो एक ब्रॉडर रेंज निफ्टी ने दिखाई है, उसी रेंज के लोअर एंड पर निफ्टी अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप में भी आज 3/4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स में ज्यादा गिरावट है, 100 अंकों के आसपास की, रादर 1% के आसपास का फॉल। डे लो पर स्मॉल कैप इंडेक्स भी अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपके सवालों के जवाब लेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में, लेकिन गावा सर से बातचीत करने से पहले देख लेते हैं हेडलाइंस।